चलिए अभी हम ईपीएस का पार्ट 2 करने वाले हैं। मैंने बताया था आपको स्टार्ट में ईपीएस दो तरह का होता है, एक होता है बेसिक ईपीएस, द सेकंड इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक को बीईपीएस बोलते हैं, डाइल्यूटेड को डीईपीएस बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? क्या? घुलना, घुलना, मिल जाना, एक और मतलब होता है। चलो बाद में बात करते हैं। यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब क्या पता है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर। क्या नाम बोला मैंने? पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब होता है ऐसे शेयर होल्डर जो मेरे फ्यूचर में आने वाले हैं, इनको प्यार से एक्सपेक्टेड शेयर होल्डर भी बोलते हैं। अब एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है कि मेरे ये शेयर होल्डर फ्यूचर में आएंगे, और जब ये आएंगे तो मेरा जो ईपीएस है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो वो पैसा कम लेके आएंगे या वो लेके ही नहीं आएंगे, बट वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर या एक्सपेक्टेड इक्विटी शेयर होल्डर। मैं उन शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूं जो फ्यूचर में मुझे, जैसे मैं फ्यूचर में शेयर इश्यू करूंगा, पैसा देंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनकी वजह से ईपीएस चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना मैं शेयर दूंगा उतना मैं वर्थ ले लूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे मेरा ईपीएस चेंज होने वाला नहीं। और फ्यूचर में कभी भी शेयर इश्यू कर सकता हूं, मेरे पास पाबंदी तो है नहीं, तो मैं कभी भी इश्यू कर सकता हूं, तो मुझे उसमें भी प्रॉब्लम। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो फ्यूचर में शेयर होल्डर होंगे और मुझे आज से पता है, और वो जो पैसा लेके आएंगे वो या तो कम लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, बट आएंगे जरूर। इससे क्या होगा पता है? प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा या थोड़ा कम हो जाएगा, बट नंबर ऑफ शेयर्स उतने बढ़ जाएंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझा? मैं बता, अब समझो मतलब क्या होता है। वापस बात करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे कुछ शेयर होल्डर है। जैसे मान लो आज मैंने 1 लाख रुपए कमाया और 1 लाख मेरे पास शेयर्स है, तो बताओ मेरा ईपीएस कितना हो गया? 1 रुपया, बराबर है। अब फ्यूचर में मेरे कोई शेयर होल्डर आने वाला है, बट वो पैसा नहीं देगा। तो मान लो मैंने फ्यूचर में 1 लाख रुपए ही कमाया, बट मेरे 1 लाख शेयर और होने वाले हैं, तो कितने शेयर हो जाएंगे फ्यूचर में? 2 लाख। तो क्या मेरा ईपीएस एक ही रहेगा? फ्यूचर में सेम अर्निंग हुई तो भी कम हो जाएगा, सेम अर्निंग रही तो भी कम हो जाएगा। मतलब जितना बिजनेस आज किया है उतना ही नेक्स्ट ईयर भी किया तो भी मेरा ईपीएस क्या हो जाएगा? तो क्या वो अपनी जगह से हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, डाइल्यूट। क्या बोला, समझ में आ गया? डाइल्यूट हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या बोला, समझ में आया? तो मेरा अर्निंग सेम रहा पर मेरा ईपीएस क्या हो जाएगा? चेंज। अभी क्यों चेंज हो रहा है? कि फ्यूचर में कुछ तो शेयर होल्डर आ रहे हैं अपने पास में, बट वो जितना वर्थ होना चाहिए उतना वर्थ लेके या तो लेके नहीं आ रहे या बहुत कम लेके आ रहे हैं। इसकी वजह से फ्यूचर में सेम अर्निंग रही फिर भी मेरा ईपीएस चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, उसका ईपीएस है 500 रुपए। कितना ईपीएस है बेटा? और मार्केट में शेयर भी 500 का मिलता है, तो तुम क्या बोलोगे? बढ़िया कंपनी है, जितना वैल्यू है उतना का मिल रहा है और तुमने उसमें इन्वेस्ट कर लिया। पर मेरे फ्यूचर में मान लो आज 5 लाख शेयर होल्डर है, कल 5 लाख और आने वाले हैं, तो जो तुमने इंटेंशन से लिया था कि आज तो 500 है, तो तुमने ये सोचा फ्यूचर में बढ़ेगा, बट ये तो उल्टा हो रहा है ना। फ्यूचर में अगर सेम कंपनी सेल्स की सेम एक्सपेंस हुआ तो भी फ्यूचर में क्या हो जाएगा? कम। तो जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं तो क्या अपने को ये फ्यूचर वाली बात भी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, ताकि रॉन्ग डिसीजन ना ले कोई बंदा। क्या बोला, समझ में आया? अपन जब मैं दिखा रहा हूं तो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर, तो तू क्या आज का देख कर ले रहा है? पर मुझे ये भी तो बताना है कि देख आज का तो ले रहा है, बट अगर सेम कैपेसिटी रही, सेम चीज रही, फिर भी ये ईपीएस क्या होगा? फ्यूचर में गिर जाएगा। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं बोला मैंने अभी कुछ कमिटमेंट की गई है जिसकी वजह से मुझे इनको शेयर्स देना पड़ेगा। अब तुम बताओ ऐसी कौन सी कमिटमेंट होती है जिसमें अपने को फ्यूचर में शेयर्स देना पड़ता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मान लो मैंने कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू किए थे। क्या इश्यू किए थे? अब मुझे बताओ फ्यूचर में जब 2 साल 3 साल बाद जब वो कन्वर्ट होंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे? इक्विटी शेयर में। अब जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे तो क्या वो पैसा देंगे मेरे को? नहीं, बट मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो प्रॉफिट तो वही रहा या तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, बट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। और कौन हो सकता है सोचो? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कि आज मेरे प्रेफरेंस शेयर्स थे वो कन्वर्टेबल थे, तो फ्यूचर में क्या होगा? वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट सेम रहा तो भी। ईसॉप में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में, उसमें क्या होता है कि आज ही मैं अपने शेयर होल्डर को कमिटमेंट करता हूं कि 3 साल बाद तुझे सस्ते में शेयर्स दे दूंगा,
अब तुम्हारा प्रॉफिट सेम रहा, मान लेते हैं भाई नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए ना, तो खाने वाले तो बढ़ गए। तो फ्यूचर में आपको ये दिखाना कि मेरा ईपीएस जो है वो गिरने वाला है। क्यों गिरने वाला है? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने वाले हैं, अगर सेम सेम अर्निंग रही तो भी। इसे बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोलते हैं इसको? अब वाई यू हैव टू डिस्क्लोज द डाइल्यूटेड ईपीएस, क्यों तुमको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको शो करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है, ताकि जो यूजर है वो राइट डिसीजन ले पाए, रॉन्ग डिसीजन से बच जाए। मैं एग्जांपल लेता हूं जिससे तुमको समझ में आएगा। लू, चलो अभी क्या हुआ, जैसे मैं तुम्हारा बैच कंप्लीट कर लिया, तुम घर पे बैठे थे, ठीक है, और तुमने अपना एग्जाम दे दिया। ऑब्वियसली एग्जाम टाइम तुम्हारा ऐसा होगा जिसमें तुमने बाहर का खाना छोड़ दिया होगा, एक अच्छे से फोकस होगा, खाना पीना सब एकदम प्रॉपर ध्यान दिया हो गया। क्या बोले, समझ में आया? अरे हाँ कि ना? हाँ, तो इस तरह से चीज थी। अब मैं नकिया को फोन किया, नकिया किधर है? तो बोली मैं सर घर पे हूँ। क्या कर रही है? बोला सर अब एग्जाम अभी खत्म हुए, एग्जाम भी बढ़िया गए, तो अभी क्या मैंने पिज्जा ऑर्डर किए। क्या ऑर्डर किए? पिज्जा। पिज्जा तुम जो बोलते हो अपनी सेंसी में, बराबर ना? हम तो सिंपल में क्या बोलते हैं? पिज्जा। नकिया मैं पिज्जा बोला, ऐसा दिखती है सब, पिज्जा थोड़ी होता है, पिज्जा होता है, बराबर ना? तो नकिया कितने लोग हैं घर पे मेंबर? 4 लोग हैं। तो नकिया ने क्या किया? 4 पिज्जा ऑर्डर कर लिए, ठीक है। तो देखो ठीक है, छोटा भाई है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, ठीक है। तो मम्मी पापा 2 बहन है, राइट? हाँ, एक भाई को। तो 5 लोग हुए ना। क्या है यार, तुझे घर का मेंबर का नहीं पता? इधर 4 लोग, घर पे तो 5 लोग हैं। तेरे से मिला के 5 लोग हैं ना टोटल। हाँ, तो 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5। क्या बोला, समझ में आया? तो अब इसने क्या 5 पिज्जा ऑर्डर किए, 1 2 3 4 5। बहुत भूख लगी थी, सबको भूख लगी थी, बोले एक एक पिज्जा तो पूरा खाऊंगी मैं। तो इसने 5 पिज्जा ऑर्डर कर लिए। क्या बोला, समझ में आया? तो एक केस में कितना आएगा? 1। क्या बोला, समझ में आया? ये है इसका बीईपीएस, बराबर है। क्या था कि प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर। क्या बोला, समझ में आया? तो कितना आया? 1 आया कि नहीं आया? हाँ। अभी हम जा रहे थे, ठीक है, तो मैंने नक्की को फोन किया, बोला क्या करिए? बोले सर पिज्जा ऑर्डर किया, मस्त खाएंगे, मजा आ जाएगा, ऐसा ऐसा। तो क्या बात करें, पिज्जा ऑर्डर किया? बोला हाँ सर। मैंने बोला मैं और योगी सर भी नीचे ही है। जैसे इसको पता चला, सर आप हमारे घर के उधर ही हो। हाँ, तब इच्छा तो नहीं थी, बट मना तो कर सकती, अभी तो अपनी इतनी नहीं हुई कि अपने सर को मना कर सके, बराबर ना? तो बोला ठीक है सर, आ जाओ फिर आप भी। हमने बोला हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। क्या बोला, समझ में आया? अब मुझे बताइए, क्या ये चीज इसको अपने घर वालों को बोलनी पड़ेगी कि नहीं बोलनी पड़ेगी? 2 फोगटिया इंसान आ रहे हैं जो आके अपने पिज्जा में से ठूसेंगे। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि इनको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि वो ऐसा ना कोई सब पूरा पूरा खा जाए और उनके लिए, बेचारों के लिए बचे ही ना। तो क्या अभी एक एक पीस सब लोग निकाल लेंगे तो 2 पिज्जा इनके मतलब थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो गरीबों को दे देंगे। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? तो क्या ये चीज इसको बतानी पड़ेगी? नहीं बतानी पड़ेगी। फ्यूचर में मतलब अभी थोड़े टाइम बाद पिज्जा तो 5 ही रहेंगे, बट खाने वाले 2 लोग और आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज बतानी, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोलते हैं इसको? कि फ्यूचर में प्रॉफिट सेम रहा तो भी खाने वाले क्या है? बढ़ने वाले, और डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने कमिटमेंट कर लिया कि आ जाओ सर, तो सब तो आएंगे ही आएंगे। अरे क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोलेंगे इसको प्यार से? तो अब ये घर पे ऐसा नहीं बोलेगी सबको एक एक पिज्जा खाना, अब ये घर पे बोलेगी 0.75 पिज्जा खाना, मतलब पौना पीना पिज्जा खाना, 1 पीस बचा के रखना, किसी और को देना है। क्या बोला, समझ में आया? द वन इज कॉल्ड एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस। अब ये क्या होता है? एक तो डाइल्यूटेड जिसमें फ्यूचर में कम हो रहा है, एक होता है एंटी डाइल्यूटेड, उसमें क्या होता है? फ्यूचर में ईपीएस बढ़ जाता है। अब बढ़ कैसे सकता है? कि जो फायदा होने वाला है, जो कन्वर्ट होने वाला, मान लो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, ठीक है, तो कन्वर्ट होने वाला है, बट उससे से इंटरेस्ट बचेगा, और वो इंटरेस्ट रेट काफी हाई थी जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जैसे मैं इसी में एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने बोला, क्या बोला ध्यान से सुनना, नकिया को फोन किया
तो नकिया को बोला, मैंने कहा देख नकिया मैं यूवी सर आ रहे, तो पहले तो इसने सैड मूड से बोल दिया हाँ सर आ जाओ। मैंने वो टेंशन मत ले, हमारे पास में 4 पिज्जा है। कितने पिज्जा है? तो हम क्या खाएंगे, मैं तो ऐसे ही कम खाता हूँ, योगी सर इतना सा लेंगे, तो अब एक काम करें सब मिलके खाते हैं साथ में। तो बोला ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो खुश हो गई ये तो भाई भाई सही है सही है, आजा 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 सर आजा आ जाओ। अब इसने टोटलिंग मारी कि 5 पिज्जा हमारे, 2 सर के साथ, उसमें जुजा सर तो एक कितु सब पीस लेते हैं, योगी सर अब कितना ही खाएंगे इतना, तो अपने पास बचने वाला ही है। तो अब जब ये घर पे बोलेगी तो घर पे बोलेगी अब एक पिज्जा अपने नहीं आएगा, अपना कितना पिज्जा आएगा, 1.25 पिज्जा काम आएगा मान लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि हमारे पास में 4 पिज्जा है, मान लेते हैं कितने पिज्जा है 4, तो अब बोले घर पे बोले ऑलमोस्ट 1.25 पिज्जा के आसपास आएगा। इसे बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोला समझ में आया? एंटी डाइल्यूटेड, डाइल्यूट मतलब कम होना, एंटी मतलब ऊपर जाना, और उल्टा हो रहा है। तो ऐसे वाले केस में पता अपना रूल क्या बोलता है, एंटी डाइल्यूटेड मतलब हो गया फ्यूचर में ईपीएस बढ़ने वाला है, तो तुम एक तरह से ये बता रहे हो कि फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, तो प्रूडेंस तो मना बोलता है। तो ऐसे वाले केस में आप ये दिखा सकते हैं, और ये लॉजिक भी सही है। कैसे? जैसे मान लो नकिया ने घर पे बोल दिया होता कि अपने पास 1.5 पिज्जा आएगा या 1.25 पिज्जा काम आएगा, तो घर वाले बोलते हैं मुझे तो भूख एक की है, तुझे भी भूख एक की है, सबको एक की है, तो वेस्ट हो जाएगा इतना। एक काम करते हैं, अभी काम करते हैं, एक इसी 5 में से 1-2 पिज्जा अपन पड़ोसी को दे देते हैं। तो नकिया ने अपने पड़ोसी को 1 पिज्जा दिला दिया। क्या बोले समझ में आया? अब कितने पिज्जा बच गए बेटा? मान लो ऐसा कर लिया तो खुशी पहले से मना दी, पिज्जा आ रहे और अपन ने 1 पिज्जा पड़ोसी को दे दिया। अब जुजा सर बोलते हैं अरे नकिया यार इमरजेंसी काम आ गया है तो हम कैंसिल कर रहे हैं, तो दुख होगा कि नहीं होगा? तो तभी तो बोलते हैं पहले से कभी खुशी मनानी, देना भी है तो कब दो, जब जुजा सर आ जाए और पिज्जा आ जाए और फिर बच जाए तो देना, वरना पहले से देना। तो आप कभी भी एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं शो करते। मतलब जैसे आज तुम्हारा बीईपीएस जो है, आज का करंट ईपीएस मान लो 1 है, और तुमको पता है कि फ्यूचर में डाइल्यूटेड ईपीएस बढ़ने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल 1.25 होने वाला है, तो हम कभी भी 1.25 नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उससे गलत इंफॉर्मेशन चली जाएगी फ्यूचर में ईपीएस बढ़ने वाला है। बट बाय चांस नहीं बढ़ा तो हम क्या करेंगे, जो करंट था उसी को कंटिन्यू करेंगे, एक को ही दिखाएंगे। अगर बढ़ने वाला है तो, पर कम होने वाला है, जैसे कम हो रहा था 0.75 था, तो वो दिखाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना, कभी भी डीईपीएस बीईपीएस से ज्यादा हो सकता, इक्वल हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा होता है तो उसे बोलते हैं एंटी डाइल्यूटेड। क्या बोलते हैं उसको? और एंटी डाइल्यूटेड को भी रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसे कहते हैं जो बीईपीएस है उसको ही एंटी डाइल्यूटेड मांग के रिपोर्ट करते हैं, न कि एंटी डाइल्यूटेड करना है। अरे बोलो समझा तुमको? ये लो ये पढ़ो, डाइल्यूटेड क्या होता है, एंटी डाइल्यूटेड क्या होता है। डाइल्यूटेड एंटी डाइल्यूटेड बराबर है। डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है, व्हेन कन्वर्जन वुड डिक्रीज द ईपीएस। जो कन्वर्जन तुम्हारा हो रहा है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर का हो, डिबेंचर्स का हो या ईसॉप में हो, उसकी वजह से तुम्हारा ईपीएस जो करंट है वो कम हो रहा है। ठीक है। एंटी डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है, जिसमें ईपीएस क्या होगा, फ्यूचर में बढ़ जाएगा। तो क्या बोला, इफ द डाइल्यूटेड ईपीएस इज मोर देन द बेसिक ईपीएस, ये जो इसका मतलब हो गया एंटी डाइल्यूटेड, then the potential equity share are anti-diluted and should not be reported. In that case, the basic EPS should be the taken as a diluted EPS. तो basic EPS को ही diluted EPS मानेंगे। अभी कैसे बढ़ सकता है वो अभी मैं बताऊंगा, बट अब समझ में आया कि BPS है 1 और एंटी डाइल्यूटेड में आ रहा है 1.5, तो वो 1.5 नहीं दिखाना, 1 ही दिखाना है। BPS है 1 और डाइल्यूटेड में आ रहा है 0.5, तो 0.5 दिखाना है। क्या बोला समझ में आया? तो हो सकता है ये तुमको एमसीक्यूज में कभी पूछ ले, तुमको एक सिंपल चीज पूछ ली कि इसमें आप डीपीएस निकालो, बराबर है, और बेसिक ईपीएस उसने दे रखा होगा या निकालने को बोल सकता है। मोस्टली केस में दे रखा होगा कि बेसिक ईपीएस इज 5, आपको एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, और तुमने जब निकाला तो उसमें वो 5 के बदले तुम्हारा 6 आ रहा है, और ऑप्शन में होगा 5, 6, 0 सब होगा, तो तुमको 5 ही करना है, तो तुमको 6 नहीं करना है। पर अगर मान लो 5 है और तुम्हारा डाइल्यूटेड ईपीएस 4 आ रहा है, तो कितना दिखाना है, 4। क्या बोला समझ में आया? तो वो तो थोड़ा दिमाग चलना चाहिए अपना। चलो, तो अभी जो हमने बात की उसके बाद पढ़ लेते हैं। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। ठीक है,
Diluted means those potential equity shares which reduce BEPS from continuing ordinary operation. Generally, DEPS is less than BEPS. What is the meaning of potential equity shareholder? That is the expected shareholder. Instrument on which resources have been received in cash or kind employed in the business and which entitle its holder to इक्विटी शेयर इन फ्यूचर. मतलब या तो हमने उसका बेनिफिट ले लिया या लेने वाला है, बट उसका फ्यूचर में अपने को उसके बदले क्या देना पड़ेगा, शेयर्स दे. जैसे डिबेंचर मैंने इशू किए तो पैसा ले लिया है, प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो उसके पैसे ले लिए है, ईसॉप में एम्प्लॉय मेरे पास रह रहा है, काम कर रहा है, तो मतलब कहने पे बेनिफिट तो ले लिया है, बट शेयर्स अभी नहीं दे रहा हूँ. शेयर्स कब दूंगा, फ्यूचर में. अभी दूंगा तो बेसिक ईपीएस में आ जाएगा ना, तो शेयर्स अभी नहीं दे रहे, शेयर्स कब देंगे. तो यार ना डायल्यूटेड में हमेशा जाना शेयर्स अभी नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे. तभी तो बोला पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर. जैसे अभी इससे पहले जितने भी सम किए उस सम में लॉजिक लगाइए, क्या शेयर्स इशू होने बाकी थे कि ऑलरेडी उसी साल में हो गए थे, बोनस में हो गए थे, राइट शेयर्स में हो गए थे, सब में हो गए थे. तो शेयर्स करंट ईयर में इशू हो गए थे, पर अब जो मैं सम कराऊंगा उसमें शेयर्स अभी इशू नहीं हुए हैं, फ्यूचर में होंगे, या जो कन्वर्जन जो सब फ्यूचर में होगा. अभी होने वाला अभी होगा तो वो बीपीएस में काउंट होगा, डीपीएस में नहीं. डीपीएस मतलब मैंने क्या बोला, फ्यूचर का ईपीएस. अब आपको क्या चाहिए, अगर तुमको फ्यूचर का ईपीएस निकालना है तो सब बात फ्यूचर ही करनी पड़ेगी. तो आप निकालोगे फ्यूचर का प्रॉफिट और निकालोगे फ्यूचर के शेयर होल्डर. अब फ्यूचर का प्रॉफिट कैसे निकालोगे वो तो पता ही नहीं है, पर हमने क्या, हमको सबकी बात करनी ही नहीं है, हमको बात करनी जो करंट का प्रॉफिट है और बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन जो चेंज होने वाला है. मतलब हम ये बात कर रहे हैं सेम सिचुएशन रही तो फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा, बस ये बात कर रहे हैं. हम भगवान नहीं है, फ्यूचर को जज कर सकते हैं, पर हम ये बोल रहे हैं सेम कंडीशन रही तो फ्यूचर में क्या होगा. क्या बोला, समझ में आया. हम क्या बोल रहे हैं, सेम कंडीशन रही तो फ्यूचर में. जैसे मान लो अभी मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो अभी मुझे कोई बोले नेक्स्ट टाइम में कितना बैच बनेगा, तो मैं भगवान थोड़ी हूं, मैं थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकता हूं कितना बनेगा. हाँ, पर मैं बोल रहा हूं कि देखो जिस हिसाब से बैच बन रहा है उस हिसाब से 30 तो है ही है, पर अभी मेरे 2 क्लास के साथ में टाइप हुआ है तो 10 बच्चे उसने कंफर्म बोला है भेजने का, उसने एडमिशन भी ले लिया है अपने इधर और मेरे इधर भेजेगा और मैं अग्रीमेंट हो चुका है. तो मुझे बताओ मेरे फ्यूचर में कितने शेयर होल्डर हुए, 40. तो ये तो बता सकता हूँ ना 40 तो है, इसी तो बोलते हैं एक्सपेक्टेड. सेम कंडीशन तो फ्यूचर में क्या होगा. तो मुझे अगर मैंने डिबेंचर इशू किया है आज कन्वर्टेबल वाला, तो मुझे पता है फ्यूचर में ये तो कंफर्म शेयर होल्डर बनेगा ही. मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किया कन्वर्टेबल वाला, तो मुझे पता है फ्यूचर में कंफर्म शेयर होल्डर बनेगा. मैंने ईसॉप इशू किया है तो मुझे पता है कंफर्म वो फ्यूचर में शेयर होल्डर बनेगा. तो आप मुझे बताइए क्या ये आपने आज कमिटमेंट की है जिसकी वजह से फ्यूचर में शेयर होल्डर बनने के हाई चांस है कि नहीं है. बराबर. देखो बना नहीं बना मैंने क्या बोला, हम भगवान नहीं, हम जज नहीं कर सकते, हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं. हमने ऐसा नहीं बोला रियल इतने ही होंगे, वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है, अपन हम क्या बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड. तो अभी तो मैंने कमिटमेंट की है, तो अगर काम कल उठ के सामने वाला कोई डिबेंचर कन्वर्जन वाला है तो वो मांगता है कि मुझे शेयर चाहिए तो देना ही पड़ेगा. मना कर सकते हैं, ई सब में वो बंदा आके शेयर मांगता है तो देना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकता. होगा नहीं होगा अलग बात है, बट मांगे तो देना पड़ेगा ना अपने को. तो हम क्या बोल रहे हैं, जो प्रॉफिट मैंने आज कमाया है क्या वो प्रॉफिट फ्यूचर में, जब मैं बात कर रहा हूं फ्यूचर की, तो क्या वो प्रॉफिट उतना ही रहेगा कि बिकॉज ऑफ दिस कम ज्यादा हो जाएगा, तो वो अपने को करना पड़ेगा. ठीक है, अब कम ज्यादा कैसे होगा वो बात कर लेते हैं. इसको अपन प्यार से बोलेंगे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट. क्या बोलेंगे इसको, तो जो अभी था अपना नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको बोलेंगे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एडजस्टेड नेट, आपको दे रखा है, कॉपी नहीं करना है, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. अब ये कैसे निकालते हैं वो समझना. जो आज का प्रॉफिट है वो तो है ही है, वो तो हम मानते ही कि इतना तो नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट जो आज का है वो तो मान ही लेते हैं. ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट हम ये अज्यूम करते हैं नेक्स्ट ईयर भी सेम बिजनेस तो कर ही लेंगे और इतना तो कमाई लेंगे. अब मुझे बताओ जब मेरा डिबेंचर जो है जब वो कन्वर्ट होगा किसमें, इक्विटी शेयर होल्डर में, तो क्या मेरा प्रॉफिट जो आज मैंने काउंट किया क्या उतना ही होगा कि कम ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. ज्यादा कैसे हो जाएगा वो सोचना, कि जो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आज हो रहा था अब वो तो जो फ्यूचर में होगा तो क्या मुझे उसको डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं. तो क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा. तो फ्यूचर में मेरा इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगा. तो ये ऐड कर लिया, पर ये दिक्कत होगी जब इंटरेस्ट बचेगा तो उसके ऊपर टैक्स का नुकसान हो जाएगा. क्या बोला, कुछ समझ में आया है.
जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरी इनकम है बेटा 100 रुपए, मेरा एक्सपेंस है 40 रुपए, जिसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं है। अब मैंने ये इंटरेस्ट को अलग से यहाँ पे लिख दिया 20 रुपए। कितना प्रॉफिट बच गया? 40। दिस इज बिफोर टैक्स। अब इसके ऊपर टैक्स आएगा, क्या आएगा बेटा? मान लेते हैं 50% का टैक्स है, 50% का, तो 20, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? बराबर है। अब मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर में, मान लो सेम प्रॉफिट इनकम कमाई 100 और सेम खर्चा भी मान लेते हैं 40, बट ये कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या ये लगने वाला है? तो फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 40 हो 60 हो गया। तो एक तो 20 तो मैंने ऐड कर लिया, 60 का प्रॉफिट हो गया। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी कि अब टैक्स मुझे 20 पे नहीं भरना, मतलब 40 पे नहीं भरना है, 60 पे भरना पड़ेगा। तो अब टैक्स यहाँ पे 50% के साथ 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। क्या बोला, समझ में आया? तो आप क्या करोगे कि आपकी इंटरेस्ट, जैसे नेट प्रॉफिट मैंने बोला कि अभी ये नेट प्रॉफिट था अपना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 था, कितना था बेटा? तो मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट तो बच जाएगा 20 का, पर नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा? इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो टैक्स लॉस हो जाएगा, टैक्स लॉस या टैक्स ऑन इंटरेस्ट सेविंग 10 का। तो मेरा फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 30। बराबर है। तो आप कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसको शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि जब आप इंटरेस्ट सेविंग लोगे वो हमेशा आफ्टर टैक्स लो। क्या लो? जैसे या तो मैं इस तरह से कर सकता था, या मैं एक दूसरा तरीका था, मेरे पास प्रॉफिट 20 था, इंटरेस्ट कितना बचेगा? 20, बस उसके ऊपर 50% का टैक्स नुकसान हो जाएगा, तो कितना होगा? 10, तो डायरेक्ट 10 ही ऐड किया, तो भी तो 30 आएगा। तो ये तरीका भी यूज कर सकते हैं अपन। क्या बोला, समझ में आया है? नहीं भाई, तरीके होते हैं ना बेटा। 2 + 2 + 2 6, या 2 + 4 6, दोनों सेम ही होते हैं ना। वैसे ही तरीका यहाँ पे कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अलग किया है। जो प्रॉफिट आज का है 20, फ्यूचर में क्योंकि मेरा डिबेंचर का इंटरेस्ट खर्चा हुआ होगा इस बार, बट जब कन्वर्जन होगा तो ये खर्चा क्या होगा? बच जाएगा, तो ये 20 का प्रॉफिट हो गया मुझको। बट क्योंकि अब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स भी मुझे एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा 50%, तो 20 के ऊपर 10 रुपए का टैक्स मुझे भरना पड़ेगा। तो मोटा मोटी अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचेगा? 30। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि हमने जो 20 का प्रॉफिट है उसमें जो इंटरेस्ट बचने वाला है उसको डायरेक्ट आप आफ्टर टैक्स ही ले लो। तो 30, मेरा 20 का इंटरेस्ट बचेगा, उसके ऊपर 50% का टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो छोड़ो। तो आफ्टर टैक्स कितना हो गया? इंटरेस्ट सेविंग 10, तो 10 डायरेक्ट ले लिया, तो वो भी चलेगा। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? अरे हाँ कि ना? चलो ठीक है। नहीं समझ में आता, आप ये वाला यूज करो कि इतना इंटरेस्ट सेव हो गया, उसके ऊपर इतना टैक्स अपना लग जाएगा। तो एक तो ये आपने कर लिया। चलो एक और चीज सुनना, अगर मेरा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मैंने इशू किया होता, क्या इशू किया होता मैंने? तो अब जब मैं प्रॉफिट लेता था अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद था। अब जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होंगे इक्विटी में, तो क्या मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा? नहीं। तो मुझे वो मेरा बच जाएगा। तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन लिखेंगे, हाँ, वो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ये देखो, ये मैंने क्या कर लिया यहाँ पे ऐड। बोलो समझ में आया? अरे हाँ कि ना? अब आप में से मुझे सोच के बताना, जो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे किया होगा, डिविडेंड पे जो टैक्स पे किया होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो मुझे इसमें प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए? वो भी तो बचेगा। अब मान लो मेरा 100 रुपए का, मैं से 40 रुपए में प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा था, अब प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना नहीं है, तो उसके ऊपर जो टैक्स डीडीटी होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो भी तो नहीं देना पड़ेगा। तो वो क्या करूं मैं, इसमें प्लस करूं कि माइनस करूं? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐसा क्यों सर, ऊपर तो टैक्स माइनस किया, नीचे ऐड कर रहे हो? क्योंकि आप समझिए, वो इनकम के ऊपर टैक्स था। किसके ऊपर टैक्स था? ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स है, ये इनकम के ऊपर नहीं है। तो जब मैं डिविडेंड नहीं बांट रहा हूं तो उसके ऊपर टैक्स भी तो नहीं लगेगा, तो वो भी तो मेरा फायदा होगा। तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। मैं वापस एग्जाम्पल से बता देता हूँ। 100 रुपए का इनकम माइनस एक्सपेंस बेटा 20 रुपए का, 80 का प्रॉफिट कमा लिया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके ऊपर मैंने मान लो 50% टैक्स पे कर लिया, तो कितना प्रॉफिट बचे? 40। अब मैंने इसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया, मान लेते 10 रुपए, और उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना था, डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 2 रुपया।
तो बताओ मेरा कितना प्रॉफिट बचा होगा, 28। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर फ्यूचर में मेरा 28 का प्रॉफिट ही रहा, मान लेते सेम कंडीशन थी 28 का प्रॉफिट होगा, बट क्योंकि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, तो क्या मुझे 10 रुपए डिविडेंड का पे करना पड़ेगा? नहीं, तो डिविडेंड 10 रुपए बच गया। पर जब डिविडेंड नहीं होगा तो इसके ऊपर टैक्स भी होगा, तो 2 रुपए ये भी बच जाएगा। तो दैट बिकम कितना हो जाएगा, करो 40। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इस तरह से अपन करेंगे। नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला दे रहा हूं, यार रट्टा मार लेना। चलो, तो ये वाला आपको यूज करना है, मतलब जो नेट प्रॉफिट मेरा आज है उतना ही फ्यूचर में रहने वाले की बात कर रहे हैं, बट क्योंकि कन्वर्ट होंगे डिबेंचर्स मेरे इसमें इक्विटी शेयर्स में, तो इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऐड कर लूंगा, बट सामने उसके ऊपर टैक्स था वो माइनस कर लेंगे। अगर मेरे प्रेफरेंस डिविडेंड थे, ठीक है, और वो कन्वर्ट होने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो फिर मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं जाएगा, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं जाएगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूडिंग द जो डीडीटी होता है वो मेरा बच जाएगा, तो उतना प्लस कर लूंगा। अब फ्यूचर में जब ईसॉप इशू करूंगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट में कुछ चेंज होता, क्योंकि ईसॉप कहीं पे भी मेरे प्रॉफिट कैलकुलेशन में नहीं आता है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? नंबर ऑफ, ठीक है, तो जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, बट हाँ उसमें एक थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कैसे करना है वो मैं सब में समझा दूंगा, तो अभी उसकी बात करनी नहीं है, वो छोड़ो, ये सब वाला केस को छोड़ देते हैं, बाकी का मैंने आपको समझा दिया। हाँ, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस तो बच जाएगा, कौन सा बचेगा? तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है ना ईसॉप के लिए। एम्प्लॉयर ही ईसॉप देता है बेटा ना, हाँ, तो वो भी बताऊंगा कि जितना प्राइस कम लिया गया है उसकी वजह से जो ईपी चेंज होगा वो अभी सब मैं बताऊंगा, तब डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो ईसॉप को छोड़ो, बाकी दो को देख लो, ये डन। अच्छा, इसके अलावा भी आईसीआई है, क्वेश्चन में कुछ बोल सकता है कि फ्यूचर में कोई अग्रीमेंट था मान लेते हैं, जिसकी वजह से अपने को इतना रेवेन्यू होने वाला था, बट अब वो नहीं, अग्रीमेंट कैंसिल होने वाला है, तो अपने को पता है फ्यूचर में सेम कंडीशन है तो भी वो रेवेन्यू होने वाला, तो वो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, या मान लो कोई पेनल्टी लगनी फिक्स है तो वो आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, नेट प्रॉफिट सेम कंडीशन रही तो, पर तुमको पता है कि सेम कंडीशन रही तो भी फ्यूचर में ये प्रॉफिट तो गिरने वाला है, तो करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट। तो वो क्वेश्चन बताएगा तो वो भी करना पड़ेगा अपने को, बताएगा तो क्या बोला, समझ में आया? अंडरस्टूड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तो मान लो मेरे सीए और सीएस को मैं साथ में बिठाता हूं, तो 30 बच्चे हैं मान लेते हैं। अब मुझे पता है सीएस तो बंद होने वाला है, तो जब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो मुझे उसको भी तो दिमाग में लेना पड़ेगा कि सीएस तो बंद होने वाला है, तो मैं 30 बच्चे बता, 10 बच्चे उसमें सीएस वाले थे, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ 30 बच्चे, कितना बताना पड़ेगा? 20 ही बताना पड़ेगा ना, जब पता है मेरे को ऐसा होने वाला है। तो क्या बोला, समझ में आया? तो वो ध्यान रखना, ठीक है, डन। तो वो हो गया एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट में, तो वो क्वेश्चन बताएगा अपने को, अपने दिल से कुछ नहीं मानना है। तो अभी तो जो भी बताया यहाँ पे सब देख लो सब लिखा हुआ है। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो जो नेट प्रॉफिट अभी है करंट ईयर का, उसमें आपको एड बैक करना है, क्या एड बैक करना है? डिविडेंड, कौन सा? प्रेफरेंस शेयर्स पे, और उसके ऊपर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होगा वो भी ऐड करना है। आपको इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल डिवेंचर कुछ है तो वो भी ऐड करना है, बट उसके ऊपर टैक्स का लॉस हो जाएगा, वो क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसके अलावा मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बताया कि ये चीज फ्यूचर में होने वाली है, तो तुमको प्लस या माइनस कुछ भी करना पड़ सकता है। अच्छा, वो चीज किसकी वजह से हो रही है वो ध्यान रखना, वो चीज किसकी वजह से हो रही है? कन्वर्जन की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ये हो रहा है, तो अपने को उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि कन्वर्जन करने पे आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा जो पहले नहीं था, तो मुझे पता है जब मैं कन्वर्जन करूंगा तो सेम कंडीशन नहीं तो भी वो प्रॉफिट थोड़ा तो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टैक्स, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना अपने को ऐसा। तो ये हो गया, इसे अपन प्यार से बोलते हैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? अब अपने को नीचे भी लेना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, पर अगर मैंने ऊपर एडजस्टेड लिया है तो नीचे भी क्या लेना पड़ेगा? एडजस्टेड। तो जब मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं तो क्या मुझे जितने आज शेयर है उतने ही लेने हैं कि जो कन्वर्ट होने वाला है उसको भी ऐड करना चाहिए? पर तो मतलब भी नहीं ना, तो जो कन्वर्ट होने वाला है उसको भी ऐड करेंगे, चाहे वो कन्वर्टेबल डिबेंचर हो, चाहे वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे ईसॉप वाले हो। बट ईसॉप में ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं बाद में बताऊंगा कि उसमें कुछ पैसा ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे, ठीक है, वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से अपन चीजें करेंगे और फिर जो अपने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड DEPS, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। क्या बोला, समझ में आया?
तो ये फॉर्मूला भी दे रखा है डीपीएस निकालने का, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब फ्यूचर में वो शेयर्स कब कन्वर्ट होंगे वो हमको दे रखा, तो आपको हमेशा अज्यूम करना स्टार्ट में हो जाएंगे। जैसे मान लो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो कब कन्वर्ट होंगे वो दे रखा, तो आपको क्या मानना, हमेशा स्टार्ट से मानना है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कब कन्वर्ट होंगे दे रखा, कब मानना है, स्टार्ट से मानना है। ईसॉप के बारे में कुछ बोला नहीं तो कब मानना है, स्टार्ट से मानना। तो ऑलवेज अज्यूम फ्रॉम स्टार्ट। पर डेट दे रखी तो उस डेट से कंसिडर करना कि मान लो डेट दे रखी 1 जुलाई 2000 को ये कन्वर्ट होंगे, तो फिर हमको पता है कि अप्रैल में तो चले गए, तो फिर मुझे वो वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, 10 महीने का निकालना पड़ेगा। ठीक है, डन। चलो अभी सम सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा अपने को। हम 2 तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, एक तो अपन करेंगे ईसॉप वाला, एक नॉर्मल वाले सम करेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा करना है। 1 सेकंड बेटा, आप बोलो। नहीं वो तो अरे मैंने क्या बोला, अपन फ्यूचर जज कर ही नहीं सकते। मैं तो बोल रहा हूं कि मैंने आज कमिटमेंट की है कि मैं उनको दूंगा, उनको कंसीडर करना है। तो आज मुझे तो पता होगा ना मैं कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए, मुझे आज तो पता होगा ना मैंने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर किए, तो उनकी बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में करेंगे उनकी बात कर रहा, फ्यूचर किसने देखा है। हाँ 10 साल बाद कन्वर्ट हो जाए तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने कमिटमेंट तो की है ना, पूरी करनी पड़ेगी। हाँ तो हर साल दिखाना पड़ेगा ना, 10 साल तक हर साल दिखाना पड़ेगा आपको बीईपीएस डीपीएस। हाँ हर साल कंसिडर करना पड़ेगा, बराबर ना। हर साल आपको, जैसे आप बीईपीएस निकालोगे वैसे आपको हर साल का निकालना पड़ेगा डीईपीएस एवरी ईयर। जैसे हर साल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वैसे ही ये पार्ट है, ये भी आपको निकालना पड़ेगा एवरी ईयर। चलो बेटा पहले करेंगे अपन मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालिए। लिखेंगे ऐसा नोटबुक में लिखेंगे आईसीआई इलस्ट्रेशन नंबर 5। पेज नंबर चाहिए तो रेफरेंस दे देना, पेज नंबर इज 4.106। लिखो आईसीआई इलस्ट्रेशन नंबर 5, आईसीआई मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 5, आईसीएआई मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 5, आईसीएआई इलस्ट्रेशन मॉड्यूल। ठीक है, पेज नंबर 4.106, ताकि कल उठ के पता चले कैसे क्या करना है। डन। अरे ये सुनो, अब जैसे ये क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट करंट डे का 1 करोड़, नेट नंबर ऑफ शेयर से जो है 50 लाख। तो जो बेसिक ईपीएस है वो तो सीधा निकल गया कि 1 करोड़ के ऊपर 50 लाख खाने वाले तो 2 रुपया निकल गया। तो ये तो देखो बेसिक ईपीएस तो इसने खुद ही दे रखा है 2 रुपया। अब ये क्या बोला है, नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर, इस कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हुए थे, कितने थे वो 1 लाख। अब ये बोल रहा कि जो कमिटमेंट था वो था कि एक कन्वर्टेबल डिबेंचर के बदले 10 शेयर्स मिलेगा फ्यूचर में। तो मुझे बताओ 1 के बदले 10 तो कितने फ्यूचर में और शेयर होल्डर होने वाले हैं, 10 लाख। कैसे आए 10 लाख, 1 लाख तो अभी है, 1 के बदले 10 तो 1 लाख के बदले 10 लाख। तो मुझे बताओ अगर फ्यूचर में कंडीशन सेम रही तो खाने वाले 50 लाख लोग होंगे, 60 लाख हो जाएंगे, 60 लाख हो जाएंगे। तो आपने नंबर ऑफ बढ़ा दिए। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, 1 करोड़ का प्रॉफिट तो अभी है, बट आप मुझे बताओ जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आप बोलो कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अब जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो जो आपने लेस किया होगा वो भी तो नहीं करना पड़ेगा। तो एक फायदा भी तो होगा, क्या फायदा होगा, इंटरेस्ट का। तो अभी जो आपने प्रॉफिट लिया 1 करोड़ वो तो बढ़ जाएगा। तो 1 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर कितना बढ़ेगा, 12 लाख। तो 1 करोड़ 12 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, बड़ी एक नुकसान भी होने वाला है। 30% की टैक्स रही तो जो फ्यूचर में हम देखो, फ्यूचर हम जज नहीं कर सकते, पर मैं बोला अगर सेम कंडीशन रही तो 30% की टैक्स रही तो उसके ऊपर मुझे 12 लाख के ऊपर टैक्स का भी तो नुकसान होगा, उतना टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 12 लाख के ऊपर 30% कितना होता है, 3,60,000, तो उतना टैक्स का भी नुकसान होगा। तो ये मुझे फ्यूचर का प्रॉफिट मिल गया, फ्यूचर का नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, डिवाइड करो तो बता दिया फ्यूचर में ये होने वाला है। क्या बोला, समझ में आया। चलो
इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है, करें शुरू। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। सबसे पहले करंट ईयर नेट प्रॉफिट, ₹1 करोड़। 1 CR। अब हम बोले कि फ्यूचर में जब इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट सेविंग ऑन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कितना होगा? 12 लाख का, बराबर ना? 12% का रेट है, साल का 12 लाख ही होता है, 12 लाख हमने ऐड कर लिया, लेस टैक्स लॉस, टैक्स ऑन इंटरेस्ट सेविंग। तो 12 लाख का सेव होगा ना इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर 30% ना, 1 करोड़ पे मत निकालना, 12 लाख के ऊपर 3,60,000। तो बताओ कितना फ्यूचर की बात होगी? 1,08,40,000। इसे बोलते हैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। मेरी लैंग्वेज में अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो इसको बोलेंगे सेम सिचुएशन अगर फ्यूचर में रहती है तो इतना प्रॉफिट होगा। सेम सिचुएशन रहती है तो मतलब जितना आज सेल किया है, जितना आज एक्सपेंस हो, उतना ही रहता है, विदाउट इन्फ्लेशन वाला कुछ भी किए हुए, तो इतना फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट लगेगा नहीं, बराबर है, और टैक्स उसके ऊपर लग जाएगा, तो उसकी वजह से इतना होगा। तो अगर मैं इंटरेस्ट ले तो 12 लाख में से 30% माइनस कर लो, डायरेक्ट वो ऐड कर लिया होता तो भी चलता, तो भी सेम आंसर आता। 12 लाख में से 30% माइनस किया तो 8,40,000, तो 1 करोड़ के अंदर 8,40,000 ऐड कर लो तो भी आंसर सेम ही आएगा ना, वो भी कर सकते हैं, बराबर है। अभी मुझे डीपीएस निकालना है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। पहले फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, नेट प्रॉफिट एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय एडजस्टेड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। चलो अब 108, हाँ, 1,08,40,000 बराबर है। अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो 50 तो थे ही थे मेरे पास, वो तो वही 12 के 12 महीने, और जो 10 लाख डेट नहीं दे रखी तो मैंने अज्यूम किया कि स्टार्ट में किया होगा, तो वो भी 12 के 12 महीने। अब इंटू 12 डिवाइड बाय 12 करने से मतलब कर भी सकते हो, दिक्कत नहीं है, करना तो करो, बाकी मैं सीधा कर रहा हूं। तो ये 10 लाख ले लिया, 1 पॉइंट कितना 80, 6 से तो 1 कर लो, तो 1.81। क्या ये 2 से कम है कि नहीं? ये है, वो ध्यान, अगर ये 2.81 होता 2 ही रिपोर्ट करता, वो भूलना नहीं है अपने को, एंड तक याद रखना है। क्या बोला, समझ में आया? बताओ। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। ये था तुम्हारा डीईपीएस निकालना, समझा तुमको? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, कहाँ गया? चलो इसी बात पे ये क्वेश्चन तुम करोगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलो हुआ आपका? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं अपन। वही सबसे पहले एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालेंगे। करंट का प्रॉफिट दे रखा है कितना है? 85,50,000। चलो इंटरेस्ट सेविंग कितना हो रहा है? 6 लाख। अब इसके ऊपर टैक्स जो आएगा 6 लाख के ऊपर 180 का कितना होता है? कितना? 70,000 बराबर ना? 89,70,000। हाँ मुझे पता है, रुक जा शांति। चलो अब आएगा नंबर ऑफ शेयर्स 20 लाख।
ये पूरा 12 के 12 महीने बराबर ना, प्लस 10 लाख। क्या किया अपन ने? ये कहां से आ गया 9? डेट तो दे नहीं रखा है, कहाँ डेट दे रखा है? अरे इंटरेस्ट चेक कर। एक बात बता, हाँ 8 लाख आना चाहिए। 8 लाख आना चाहिए ना, पर 6 लाख आ रहा है ना। अब तो 3 महीने का गया ना। तो इसका मतलब क्या हमने डिबेंचर स्टार्ट से इश्यू की बीच में किए होंगे? क्या बोला, समझ में आया? यही तो खेल है भैया। अब कैसे, कौन सी डेट से इश्यू किए, कैसे किए वो देख लेते हैं, ठीक है? वो तुमने कैसे निकाला? चलो अब देखो, यहां पे देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं मंथ और यहां पे लिख रहे इंटरेस्ट। अब मुझे बताइए 12 महीने का जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है? 8 लाख। तो अगर 6 लाख रुपए इंटरेस्ट तो कितने महीने का होगा? 9 मंथ का ना। तो इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने छोड़ दो, 1 जुलाई को एक्चुअल में डिबेंचर इश्यू हुआ है, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने का इंटरेस्ट उसने दिया होगा आपको, बराबर है? तो 9 महीना आएगा, इसके हिसाब से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करो, कितना आता है? 3.26। क्या ये बेसिक ईपीएस से कम है कि नहीं है? तो ये ईपीएस होगा। बोलो मंदार, अब बोलो। हाँ तो बस समझे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। एग्जाम के अपन जोश में होते हैं ना, अपन तो देखते ही नहीं है, और फिर सीधा अरे मैं तो सही कर गया, आज तो तेरा भाई पास है, आज तो तेरा भाई का 90+ है। फिर बाहर के बोलता है अबे इधर ये देखा तेरी। इसलिए मैं उत्तर नहीं दिया। उसके बाद दो पॉइंट दिए। अरे हो गया। कैसे? नहीं, एज 13 तो सबके लिए थोड़ी है ना। उसके बाद भी संडे को वापस टेस्ट है ना दूसरा, तो फिर हाँ पढ़ो, घर पे बैठे काम क्या है तुमको? तो क्या हुआ, तो 8 के बाद भी तो टाइम है, सुबह भी तो टाइम है। अरे तो पढ़ाया हुआ है ना, इतना क्या बड़ा है, 4 तो चीजें उसके अंदर, ऐसे तुम डरोगे तो हो गया काम। ऐसा बोलना चैलेंज एक्सेप्टेड, ऐसा ऐसा तुम डरोगे ना तो फिर हो गया कल्याण। बराबर ना कि नहीं? सोना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पिघलाना तो पड़ता ही है, बट गर्म भी तो करना पड़ता है ना पूरा।
और सोना बोला नहीं नहीं मुझे जलने से डर लगता है, तो फिर काम हो गया। तुमको भी मैं जला रहा हूं। हाँ तुम मत बनाओ, तुम मत बनाओ। क्या मत बनाओ बैलेंस शीट, को दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना। बैलेंस शीट कौन सी बड़ी बात है, बहुत इजी है, बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं है। 3 चैप्टर में ही है मेन तो बस। हाँ बाकी तो इतना कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं। चलो डन। क्वेश्चन नंबर 7, ये तुम्हारा ईसॉप वाली बात कर रहे हैं बेटा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है 24 लाख, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से बिचारे दे रखे हैं 10 लाख, तो बेसिक ईपीएस तो मिल गया। निकाल दो बेसिक ईपीएस कितना होता है। ठीक है, फॉर्मूला आप लिख देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 24 लाख का ये हो गया डिवाइड बाय 10 लाख का ये हो गया, 2.4 आ गया, बराबर ना। अब एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इज 25 रुपया। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन, ये ऑप्शन कौन सा है समझ गए ना, ईसॉप वाला, कितना है 2 लाख का। एक्सरसाइज प्राइस मतलब उनको हम कितने में दे रहे हैं, ईसॉप वाले कितने देंगे 20 रुपए, सीधी बात, सस्ते में देंगे तभी लेगा वो। तो हम 25 का शेयर कितने में दे रहे हैं 20 में, बराबर है 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अभी आपको क्या करने का है, डीईपीएस निकालना है। अब देखो डीईपीएस कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला, डीईपीएस एकदम सिंपल सा फंडा है कि जो प्रॉफिट होगा वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे ईसॉप की वजह से प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो मेरा प्रॉफिट आज था वो उतना ही रहेगा, बराबर ना, बट मेरे शेयर्स तो बढ़ेंगे। चलो डिवाइड बाय शेयर्स करना है, पर मैंने आपको समझाया था कि जहां पे पैसा मिल रहा है वो तो दिक्कत ही नहीं है, जहां पे पैसा दे रहा है फ्यूचर में भी तो अपन शेयर इशू करेंगे पैसा लेके, तो उसको तो कंसिडर करते ही नहीं है। तो हम उनको कंसिडर करते हैं जो फ्यूचर में शेयर होल्डर तो बनेंगे बट पैसा देते हैं। इन्हें प्यार से बोलते हैं फोगटिया शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं इनको प्यार से, फोगटिया शेयर होल्डर, फोगट में आएंगे। तो अब मुझे बताइए क्या मेरे जो फ्यूचर में 2 लाख शेयर होल्डर आने वाले, क्या वो सब फोगटिया है? नहीं, मतलब उसमें कुछ प्रोपोर्शनल पैसा दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। तो जैसे अपन राइट शेयर में किया वैसे मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, 2 पार्ट में बांट देंगे, इतने फोगटिया वाले और इतने पूरे कैश वाले। तो जो पूरे कैश वाले उसको तो मतलब भी नहीं है, जो फोगटिया उसको अपन यहाँ पे ले लेंगे। अब वो कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई राइट फैक्टर वगैरह निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सिंपल 25 रुपए का वैल्यू है, मैं 20 रुपए में ले रहा हूं, तो मुझे बताओ एक तरफ से कितना 25 रुपए पे फ्री वाला पार्ट हो गया, क्या वो परसेंटेज निकाल सकते हैं? निकालो कितना होता है। एक तरह से 20% में फ्री में दे रहा हूं, बराबर है। अब मैं ईसॉप में 2 लाख शेयर इश्यू कर रहा हूं, कितना इश्यू कर रहा हूं बेटा, तो 2 लाख में 20% फ्री वाले हो गए। एक तरह से 40,000 जो शेयर है वो फ्री वाले मान लो पूरे, बराबर है। और 160 वाले कैश वाले मान लो, कैश वालों तो बात ही नहीं करनी है। हम ये बोल के ये लोग फ्यूचर में पैसा तो 0 लेके आएंगे बट शेयर्स पूरे लेके जाएंगे। तो आज मेरे शेयर कितने हैं 10 लाख, फ्यूचर में ये लोग और शेयर होल्डर बन जाएंगे 40,000 जो पैसा लेके नहीं आएंगे। तो अब मुझे बताओ मेरा डीपीएस कितना हो जाएगा, निकालो। ये 0 आपको प्लस नहीं करना है एग्जाम में, या तो ऐसे ही किया मैंने, ये वर्किंग नोट दिखा देंगे अपन, 2.31 ये हो गया मेरा डीपीएस। हल्का सा डीपीएस कम हो जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ ईसॉप। क्या बोला, समझ में आया? सिंपल है, हमने क्या किया प्रोपोर्शनेटली वो शेयर्स निकाल दिया। 25 के बदले 20 दे रहे तो 20% फ्री वाले हो गए, तो 2 लाख के ऊपर 20% 40 जगह फ्री वाले हो गए।
तो अब मेरे फ्यूचर में ऐसे मान लेते हैं 10 लाख के बदले 10,40,000 शेयर्स हो जाएंगे, पर प्रॉफिट यही रहेगा, बराबर ना। इस तरह से अपन कर सकते हैं इसको, ये शॉर्ट एंड स्वीट हो गया, समझे इस वाले में। चलो कॉपी कर लो। डन हो गया। चलो इसको तुम करो फटाफट। 2.29 तुम्हारा आंसर है। 2.40 इज बेसिक ईपीएस, 2.29 इज द दैट ईपीएस, बराबर है। ये देख लो, इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंटेशन ऐसे किया, हमने वैसे किया, एक ही बात है। क्या बोले, समझ में आया? वैसे आपको एग्जाम में मोस्टली इसमें एमसीक्यूज में आ सकता है ये वाला, बाकी तो कम ही चांस आने के। नहीं, डोंट बी हैप्पी, इतने सिंपल नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो अपन ने ये सारा कर लिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, ये तुम्हारा डायल्यूटेड हो गया, मतलब मेन में इतना ही था, बेसिक डायल्यूटेड। अब कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन करने अपने को, तो देख लेते हैं। XYZ Limited had issued 30,000 15% convertible debenture ₹100 each on 1st April 2008. The debenture are due for redemption on 1st March 2011. The terms of the issue of debenture provided that they were redeemable at a premium of 5% and also confirm option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity shares, nominal value ₹10 at a price of ₹15 per share. The debenture holder holding 2,500 debenture did not exercise the option. Calculate the number of equity share to be allotted to the debenture holder, exercising the option to the maximum. आपको सिर्फ ये निकालना है कितने लोगों ने ऑप्शन लिया और उनको कितने शेयर्स इशू होंगे। मतलब आपके पास में डिबेंचर्स है, कन्वर्टेबल है, आपने ऑप्शन दिया हुआ है, तो उनको किया तो आप कन्वर्ट कर लो, शेयर्स मिलेगा या कैश ले लो। तो उसमें से कुछ लोगों ने ऑप्शन लिया, ऑप्शन लिए तो हम उनको क्या देंगे, शेयर्स देंगे। कितने शेयर्स देंगे वो निकालना है बस, बराबर है। एक बार तुम देख लो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, बताओ। तो देखो सबसे पहले कितने डिबेंचर्स थे हमारे पास में, 30,000, बराबर ना। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 30,000, बराबर है। 30,000 में से हमने उनको ऑप्शन बाई 5% प्रीमियम पे पेमेंट करेंगे, और हमने उनको ऑप्शन दिया है 20% आप अपनी जो होल्डिंग है वो कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर है। तो अब कितने लोगों ने ऑप्शन लिया है, तो ऑप्शन एक्सरसाइज। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि टोटल 30,000 में से 1,500 लोगों ने नहीं लिया, बराबर ना। 1,500 के 2500 लोगों ने ऑप्शन नहीं लिया है, तो कितने लोगों ने लिया है, 27,500। अब इनका कितना कन्वर्जन होगा,
कन्वर्जन 20%, बराबर ना। तो बताओ कितना हो गए, कितने, 5 लाख 5,500, इतने डिबेंचर को अपन कन्वर्ट करेंगे, बराबर ना। हाँ, अब कितना अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड कितना होगा मुझे वो बताइए, अमाउंट टू बी पेड। इनको रियल में कितना अमाउंट पे करना था, 100 रुपए प्लस 5 रुपए का प्रीमियम, बराबर ना, 105 पर डिबेंचर। Therefore, total amount to be paid, $5,77,000। कैसे निकाला, 5,500 एक डिबेंचर का, तो 105 का कितना, इतना पेमेंट मुझे सामने वालों को करना, मतलब कितना पेमेंट करना वो निकाल दिया अपन ने। अब मुझे बताइए जितना पेमेंट करना है आपने बोला, क्या वो पेमेंट मैं कैश में कर रहा हूँ, शेयर्स में कर रहा हूँ, तो डिवाइड बाय मेरी शेयर की वैल्यू कर लूंगा, तो वैल्यू पर शेयर 15 रुपया। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड कितना, 38,500। कैसे निकाला, समझ में आया। 5 टोटल पेमेंट करना है 5,77,500 डिवाइड बाय 15 कर लो। तो अगर मैं 38,500 शेयर उनको देता हूं तो 15 रुपए के हिसाब से मार्केट में बेच के अपना 5,77,500 रुपए ले सकते हैं, बराबर ना। सिंपल हिसाब तो यही हुआ है। फिर से समझा दो एक बार, टोटल अपने पास में 30,000 डिबेंचर्स है। कितने डिबेंचर है, उसमें 2 लोग हैं जिन लोगों ने ऑप्शन लिया, आएगा ऑप्शन एक्सरसाइज, ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज, अरे वो क्या पैर टच हो जाता है ना तो चला जाता है। ऑप्शन एक्सरसाइज किया कितना नहीं लिया, कितने 2500 लोगों ने, तो ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में अपने ले लिया 27,500 डिबेंचर्स। क्या बोला, समझ में आया। जो नहीं लिया उनको तो कैश पे करना ही है। अच्छा, जो लिया उनको पूरा नहीं मिल रहा, उनको भी कितना मिल रहा है, 20%। तो सीधी बात है, इसकी 20% कितना होता है, 5,500 डिबेंचर्स, बराबर है, इनटू एक का वैल्यू 105 रुपए पे करना है। तो टोटल पेमेंट जो मेरा होगा वो ₹5,77,500। अब डिवाइड बाय एक शेयर का वैल्यू 20 रुपए है, तो कर लो कितना आया, 15 है, सॉरी 15 रुपए, तो कितना आ गया 38। खत्म। यही पंचायती की है, एग्जाम में तो ऐसा लिखना है, बट ठीक है, कॉपी करो। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक सारा हो गया। एट वाला देख लो, ये बेसिकली अमालगमेशन जैसा सम हो गया है। The director of Aqua Limited are considering the acquisition of existing company Bose Limited engaged in the line of the business suited to them. The financial data at the time of acquisition being net profit दे रखा है दोनों कंपनी का, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, मार्केट प्राइस दे रखा है, ईपीएस दे रखा है और पी रेशियो दे रखा है। ये जब उसने एक्विजिशन किया तब का दे रखा डेटा। अब ये बोल रहा है जब दोनों कंपनी मर्ज हो जाएगी तो दोनों कंपनी का मिलकर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 43,20,000। और बदले में जो ये एक्वा लिमिटेड जो ले रही है, ये जो पीसी दे रही है वो शेयर्स में दे रही है अपने, बराबर है। और शेयर्स में जब दे रही है तो उसने बोला कि तुम्हारी कंपनी का जो मैंने शेयर का प्राइस डिसाइड किया वो 60 रुपए किया है। उसने बोला मैं 60 रुपए पर शेयर दूंगी। तो आपको सबसे पहले तो पीसी निकालना, कितने शेयर इशू करेंगे निकालो तुम लोग, अमलगमेशन पड़ा है ना, पीसी निकालना था ना, निकालो कितने शेयर इशू करेगी परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को। इतना टाइम थोड़ी लगता है यार पीसी निकालने में, जैसे ही निकालना है। क्या 12 शेयर 12,000 और 72,000।
देखते हैं और बस तो मैं समाप्त। अरे तुमने अमालगमेशन चैप्टर पढ़ा, इतना टाइम थोड़ी होता है यार। अब मुझे बताओ तुम लोग, एक सिंपल सा आंसर दो। अगर मुझे उस कंपनी को खरीदना है, मैं अमालगमेशन कर रहा हूँ, उसके पास कितने शेयर्स है? हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बोस लिमिटेड, दैट इज अ सेलिंग कंपनी। कितने शेयर्स है इसके पास में? कोई यार, हाँ कितने शेयर्स है? 3 लाख। आपने जो इसकी वैल्यू डिसाइड की है, वैल्यू पर शेयर्स 60 रुपीज की है। देयरफॉर टोटल अमाउंट टू बी पेड $3 लाख इंटू 60, 1 करोड़ 80 लैक्स। और अब वो अपने शेयर्स में दे रहा है, तो वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वा लिमिटेड, एक्वा परचेजिंग है ना, तो वो अपने शेयर की, तो उसकी वैल्यू कितनी है शेयर्स की? 150 रुपया। वाह, 60 रुपए तो उसने डिसाइड किया कि मैं तुझको तेरे शेयर का दूंगा। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी पेड, नंबर शेयर्स कितना? 1,20,000। अब सीधी बात है, 1,20,000 शेयर दे दिए, तू मार्केट में 150 में बेच दे, तेरे पास 1 करोड़ 80 लगा गया, हिसाब खत्म। क्या था? इतना टाइम लगाते तुम लोगों ने, वाह। अब क्या पूछा इसने, वो देखिए। इसने पूछा है 2 चीज, एक तो आपको ईपीएस निकालना है मर्ज कंपनी का। अब मर्ज कंपनी होगी तो ये मर्जर की परचेज है, तो इसने बोला मर्ज होगी, तो मर्जर हो गया। तो ईपीएस आफ्टर मर्जर, तो देखो मर्जर हो रहा है, तो देखो इसने दोनों का प्रॉफिट दे रखा है साथ में ही, टोटल मिला के 43,20,000 डिवाइड बाय खुद के शेयर्स ऑलरेडी इसके थे पहले 7,20,000 प्लस इसके शेयर्स और 1,20,000। अब इसमें डेट तो कंसीडर करनी नहीं है, मर्जर है तो बताओ अब ईपीएस कितना हो जाएगा? 5.14 हो जाएगा। अब इसने पूछा है इफेक्ट ऑन आफ्टर मर्जर, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ऑफ मर्जर ऑन ईपीएस, बराबर ना? तो इफेक्ट ऑफ मर्जर ऑन ईपीएस, तो सीधी बात है ईपीएस बिफोर मर्जर 5 और ईपीएस आफ्टर मर्जर 5.14। तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ 14 पैसा पर शेयर, क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मर्जर की वजह से इतना ईपीएस बढ़ गया, इंक्रीज इन ईपीएस। ये था इफेक्ट। नहीं, सिर्फ आज से वही पूछा इफेक्ट बताओ ईपीएस का, बट नहीं डायल्यूटेड बात नहीं करनी ना। यहाँ पे हम कहाँ फ्यूचर की बात करें, कहाँ पे, या कौन ऐसा शेयर होल्डर या कन्वर्टेबल डिबेंचर या ईसॉप या ऐसा कोई है जो आ रहा है, तो डीपीएस को निकाल नहीं सकते। इसमें जो बेसिक है वही डीपीएस होगा। समझ में आया? और इसने पूछा भी नहीं, इसने बोला सिर्फ मर्जर पर वजह से ईपीएस पे। फिर बताओ, ये सी फाइनल मेरे टाइम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं सोचा तुमको भी करा दूं। डन, चलो इसमें अमालगमेशन में आ जाता है ना, पीसी कैलकुलेशन भी आ गया वैसा है। चलो कॉपी करो फटाफट। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। बताओ यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है
तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया? पक्की बात? ठीक है।